नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, आप सभी अवगत हैं कि बिहार में ही नहीं बल्कि भारत के आधे से अधिक राज्य जो हैं अभी बेइंतहा ठंड के चपेट में घिरे हुए हैं। बिहार में कुछ ज़्यादा ही ठंड देखने को मिल रहा है इस बार। पूरे जनवरी ठंड देखने को मिला। प्रत्येक 2 से 3 दिन पर जो है लगातार मौसम विभाग हाई अलर्ट जारी करते रही है। लेकिन शिक्षा जगत में जो है ठंड का कोई असर नहीं है। एसीएस के पाठक पीछे जब ठंड का काफ़ी अधिक प्रकोप था बिहार में, उस समय वो छुट्टी पर थे। छुट्टी से वो आए हैं, उन्हें किसी प्रकार जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उस रूठे हुए फूफा जी को मनाया गया और वो मान करके आए हैं, फिर एसीएस के रूप में पदभार संभाले हैं। संभालने के उपरांत जो है उनका फिर से जो है वो ठाना-ठनी हो गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारे चंद्रशेखर जी हैं पटना के, उनके साथ, और ये मामला जो है चीफ सेक्रेटरी के साथ-साथ मुख्यमंत्री तक पहुँच गई है। लेकिन एसीएस के पाठक जो है वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और उनका जिद इस कदर बढ़ गया है कि वो गिद्ध के भांति नोचने पर तुले हुए हैं। बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो भूमिहीन, गरीब, किसान, मजदूर के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिनके तन को ढकने के लिए न तो अच्छे से कपड़ा होता है, न ही पैर में पहनने के लिए मोजा, जूता और न ही लगेज होता है, न ही पैजामा होता है, ना सर में बांधने के लिए उनके पास टोपी या मफलर होता है। वैसे हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो सही से 3 वक़्त का उन्हें रोटी नहीं मिल पाता है, खाना नहीं मिल पाता है। लेकिन पता नहीं धरातल पर उतर करके पिछले 5-6 महीना से एसीएस के पाठक जब ठंड का प्रकोप नहीं था, उस समय आपने देखा कि किस प्रकार से वो हलचल मचाते रहे, निरीक्षण में जाते रहे। अब वो विद्यालयों में जाकर के क्या निरीक्षण कर रहे थे, क्या वो हालात भाँप रहे थे, विद्यालयों में कहाँ जाकर के वो बच्चों का स्थिति परिस्थिति देख पा रहे थे, मुझे नहीं मालूम। अभी आप देख पा रहे हैं कि जब से ठंड का प्रकोप अधिक बढ़ा है, तब से एसीएस के पाठक कहीं विद्यालय में निरीक्षण करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं उनका ना वीडियो वायरल हो रहा है, ना फोटो नजर आ रहा है, ना कहीं किसी को प्रधानाध्यापक या शिक्षक को इडियट या फिर बदतमीज या डांटते डपटते नजर आ रहे हैं, नहीं कोई अपने अधीनस्थ अधिकारियों को डांटते डपटते नजर आ रहे हैं फेस टू फेस कहीं जाकर के। तो मतलब ये साफ निकलता है कि इस ठंड का प्रकोप जो है, प्रभाव जो है उस आला अधिकारी पर भी पड़ा है, इसलिए वह दुबका पड़ा है, कहीं वो जा नहीं रहा निरीक्षण के लिए। लेकिन सोचना चाहिए एसीएस के पाठक को कि उनके इस जिद के वजह से ईगो जो उनके अंदर एक जो घमंड भरा हुआ है एसीएस होने का, और वे अपने से अधीनस्थ अधिकारियों को कुछ भी नहीं जो है उनके पावर का इस्तेमाल करने देना चाहते हैं। सभी पावर जो है वो खुद ही दिखाना चाहते हैं। हालांकि देखा जाए सही मायने में तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो एक छत्र मालिक होते हैं जिला का, और जिला के किसी भी विभाग को लेकर के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब एसीएस के पाठक का कहना है कि विद्यालय से संबंधित कोई डिसीजन ले जिला स्तर पर कोई पदाधिकारी, तो शिक्षा विभाग से वो परमिशन ले। अब यहाँ पे जब शीतलहर का प्रतिकूल प्रभाव है, जब बच्चे बेहोश हो रहे हैं, बच्चे की मृत्यु हो रही है, शिक्षक शिक्षिकाओं को आने जाने में समस्या हो रहे हैं, इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तो इस निरंकुशता भरी जो एसीएस के पाठक का या शिक्षा विभाग का जो दिशा निर्देश है, उसके विरुद्ध जाकर के जब कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसला लेता है अपने स्वतंत्र अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए, तो उस पर भी जो है वो आपत्ति जाहिर करते हैं। लेकिन अब आप सोचिए, खुद आप इस चीज से अवगत हो सकते हैं कि जब कोविड का जब प्रभाव था, दुष्प्रभाव था जब भारत के ऊपर, तो जिला के अंदर कोई भी फैसला लेने के लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही जो है उसके पास ही सारी शक्ति उसके हाथों में ही थी। साथ ही आप यदि कहीं पे बाढ़ आता है, कहीं कोई जो किसी प्रकार के विद्रोह होता है, कहीं किसी प्रकार के जो है धार्मिक उन्माद होते हैं, या कहीं कोई झगड़ा झंझट होता है, किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति उस जिला के अंदर आता है, तो वो डायरेक्ट फैसला लेता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, न कि उस संबंधित विभाग से जाकर के वो परमिशन लेने लगता है। यदि सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया कहीं, तो ऐसा नहीं है कि कृषि विभाग से जाकर के वो जो है जाकर के परमिशन लेगा। कहीं यदि सशस्त्र विद्रोह हो जाते हैं, कहीं पे धार्मिक उन्माद फैल जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो जाकर के गृह विभाग से वो जाकर के पहले परमिशन लेगा तब वो करेगा। बाढ़ आ जाते हैं तो इन्हीं का आपदा विभाग से जाकर के वो पहले परमिशन लेगा, उसके बाद यहाँ पे लोगों को बोलेगा कि भाई खाली करो, यहाँ पे बाढ़ आ रहा है, तूफान आने वाला है। तो ऐसा तो होता नहीं है। उसी प्रकार से शिक्षा विभाग में जब उसके जिला में देख रहा है कि शिक्षक शिक्षिकाएं इससे ग्रसित हैं, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो पढ़ेगा कैसे वो बच्चा, या जब जिंदगी नहीं रहेगा तो शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाएंगे क्या। तो जब इस परिस्थिति में जो ऐसा अभी जो हालात है शीतलहर का, ठंड का, इसमें जो है बच्चे और बूढ़े को छोड़ जो युवा हैं, जो यंग ब्लड है, उन्हें भी 8 बजे 9 बजे से पूर्व जो है वो कंबल से वो निकल नहीं रहे, घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। शाम ढलने से पूर्व ही वो घर में आकर के दुबक जा रहे हैं। तो जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वे तो सिर्फ क्लास प्रथम से 8वीं तक के ही बच्चों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। बाकी 9वीं से 12वीं या कॉलेज या महाविद्यालय यूनिवर्सिटी सब तो खुले हैं, तो वहां तो बच्चे जा ही रहे हैं पढ़ने। अब जहां तक कोचिंग इंस्टीट्यूट का बात है, तो वहां भी जो है बच्चे नहीं पढ़ने जा रहे हैं, छोटे बच्चे जो है वो नहीं पढ़ने जा रहे हैं।
और यदि विद्यालय की बात है तो विद्यालय यदि शिक्षा विभाग यदि ये कहे कि विद्यालय ठंड की वजह से यदि खुला भी है तो शिक्षक बच्चे नहीं आए, तो जैसे जिस प्रकार से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जितना प्रेशराइज कर दिया गया है, जितना खौफ उत्पन्न कर दिया गया है शिक्षक शिक्षिकाओं बच्चों और बच्चों के अभिभावकों के बीच, विद्यालय खुला रहने के उपरांत कैसे बच्चे न जाए, क्योंकि आपने खुद कहा है कि 3 दिन 5 दिन हफ्ता दिन कोई बच्चा रेगुलर नहीं आता है तो उसका नाम काट दिया जाएगा। प्रधानाध्यापक के ऊपर चूंकि आपका खौफ है तो प्रधानाध्यापक जो है बच्चों के गार्जियन को अभिभावक को ऐसा संदेश देते रहे हैं कि विद्यालय खुला है तो आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, नाम काट के हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से खौफ उत्पन्न कर दिए गए हैं। अब इसी बीच जो है पूरे बिहार भर से आपको बिहार का पूरे 38 जिला हो या पूरे 534 प्रखंड जो है, कोई ऐसा जिला कोई ऐसा प्रखंड जो है वो अबच नहीं होगा जहां कोई शिक्षक शिक्षिका या बच्चे बेहोश न हुए हों या फिर मृत्यु न हुआ हो। औरंगाबाद हो, मुजफ्फरपुर हो, शिवहर हो, सारण हो, हर जगह जो है खबरें देखने को मिल रही है। भागलपुर हो, हर जगह खबरें। बोचहा, मुजफ्फरपुर बोचहा तीसरा चौथा पांचवा किसी कक्षा में जो है ईवीएस में पढ़ने को मिला होगा। बोचहा के बारे में जो है प्रकरण है ईवीएस में आपको पढ़ने को मिला होगा। तो मुजफ्फरपुर के बोचहा में बच्चा का मृत्यु हो गया। अब उसके जो गार्जियन है, परिजन जो है, उन्होंने डायरेक्ट न्यायालय में जाकर के जो है और परिवाद दर्ज किया है, जो है न्यायालय में डायरेक्ट कोर्ट केस हुआ है, थाने वगैरह में नहीं, क्योंकि थाना क्या कर लेगा, वो सरकार बड़े अधिकारी लोग हैं और बड़े अधिकारियों का जो मामला दर्ज होता है उनके खिलाफ वो किसी थाने में कोई उसका ये नहीं हो पाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए डायरेक्ट जो है वो जो हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं उनके माध्यम से जो है डायरेक्ट कोर्ट केस किया गया है। 304 धारा 304 लगा है और के पाठक एसीएस के पाठक जो है, जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के, और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है संयुक्त सचिव जो है आपका कन्हैया प्रसाद जी, उनके ऊपर, और जो मुजफ्फरपुर के जो अजय सिंह जी है, अजय कुमार सिंह जो वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी है, ये तीनों पर जो है मामले दर्ज हुए हैं। 304 धारा लगा है ना। गैर इरादतन हत्या का मामला हुआ है। यदि यह दोष सिद्ध हो जाता है तो ये तीनों जो है 2 वर्ष के लिए इन लोगों का जेल होगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो गवाह बने हैं वो गवाह उस जिला के जिला पदाधिकारी हैं, डीएम साहब खुद गवाह हैं वहां के, कि ऐसा हुआ है और विद्यालय खुला था और उस दौरान 10 बजे की यह घटना है। आप हर जगह से खबरें समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में जो है पहले तो इसको जो है बहुत महत्व नहीं दिया गया। मुख्य जो न्यूज स्ट्रीम्स है, न्यूज चैनल स्ट्रीम्स है, उसमें जो है महत्व नहीं दिया गया, समाचार पत्रों में भी जो है देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जब घटनाएं बढ़ी तब उसके बाद जो है इसे महत्व दिया जा रहा है। अब कोई पूरे बिहार के 38 जिला में ऐसी घटनाएं आ रही हैं, पूरे 534 प्रखंडों से ऐसे खबर आ रहे हैं कि एक एक दिन में दर्जन भर, एक दर्जन 2 दर्जन बच्चे जो हैं वे बेहोश हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ घटनाएं घट रही हैं, वो बेहोश हो रहे हैं। बच्चा के नाक से जो है ब्लड आने लग रहा है, बच्चा बेहोश होकर पड़ जा रहा है। शिक्षक शिक्षिकाएं और वहां के जो बच्चे हैं, जो उनके सहपाठी हैं, वो उनका हाथ पैर शरीर पूरा रगड़ रगड़ के गर्म कर रहे हैं, किसी तरह से हालात सुधर सके। गार्जियन को बुला करके, उनके परिजन को बुला करके सौंप दिया जा रहा है। आखिर वो गरीब जो जिसके बच्चे जो तीनों वक्त का सही से खाना नहीं दे पाता है, जो अपने बच्चे को इस कपकपाती ठिठुरा देने वाली, हार्मोन सिला देने वाली ठंड में वो सही से तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं मुहैया करा पा रहा है, जो अपने बच्चे को कान ढकने के लिए, सर ढकने के लिए स्कार्फ नहीं दिलवा पा रहा है, पैर में जो है वो लैंगिज नहीं दिलवा पा रहा है, वो पैजामा नहीं दिलवा पा रहा है, वो सॉक्स और शूज नहीं दिलवा पा रहा है, वो इलाज कहां से कर पाएगा उसका बच्चा। वो निश्चिंत होकर के बाप जो है वो कमाने चले जाते हैं, माँ घर में काम कर रही है, बच्चा को स्कूल विद्यालय भेज करके निश्चिंत है कि बच्चा शाम में आएगा, दोपहर में आएगा। और बच्चा जब विद्यालय जाता है कुछ ही देर के बाद इस प्रकार की जो है मामले उसको सुनने को मिलते हैं। वो दौड़ता हुआ जब जाता है तो बच्चा को ऐसे ही पड़ा हुआ देखता है और उठा करके जो किसी प्रकार से जो ग्रामीण चिकित्सक होते हैं उनके पास ले जाते हैं, हालात नहीं सुधरता है और मृत्यु हो जाती है। उनके पास पैसा नहीं हो पाता है। क्यों? आखिर विद्यालय में जब मृत्यु हो रही है तो क्यों उनको जो है विद्यालय प्रबंधक या फिर जो शिक्षा विभाग है, सरकार है, वो क्यों उनका इलाज का जिम्मेदारी नहीं उठा रही है? क्यों प्रधानाध्यापक जो है उस गरीब के बच्चे को जब बीमार पड़ जा रहे हैं विद्यालय के टाइम पीरियड में, तो उन्हें प्रधानाध्यापक के द्वारा, विद्यालय प्रबंधक के द्वारा उनके परिजन को क्यों सौंप दिया जा रहा है? क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि हाँ ये बच्चा बीमार है, परिजन ले जा रहे हैं तो उनके पास पैसा है कि नहीं है, कैसे वो दिखवाएंगे, बच्चा जिएगा या मरेगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर ये पूरे बिहार भर में इस जनवरी माह में ही जितने दिन नहीं होते हैं 1 महीना में, उससे अधिक बच्चों की मृत्यु हो गई है। जितने दिन नहीं है अभी गुजरे हैं पूरे जनवरी माह के इस नए वर्ष का, उससे 2 गुना 3 गुना जो है बेहोश हो गए हैं। और उसके पीछे गरीब परिवार के न जाने कितने, कोई सूद पर साहूकार से ले रहा है, कोई महाजन से ले रहा है, कोई सूदखोर से पैसा 3% 4% पर लेकर के किसी प्रकार से वो अपने बच्चों को इलाज करवाने जा रहा है, कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है। रोड में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए 4 लाख रुपया दिया जाता है, लेकिन विद्यालय में बच्चा का जब मृत्यु हो जा रहा है शिक्षा विभाग के अमानवीय दिशा निर्देश के कारण, उसके ऊपर शिक्षा विभाग और बिहार सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार भी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो है वो सिर्फ भर्तियां निकाल करके वो वाहवाही लूट रहे हैं, ढिंढोरे पीट रहे हैं, लेकिन क्या गुजर रही है उन शिक्षकों पर विद्यालयों में,
कम कपाती ठुठरा देने वाली हार सिला देने वाली ठंड में क्या गुजर रही है, उस विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब किसान मजदूर भूमिहीन के बच्चों, जो समाज के पिछड़े हुए जो लोग हैं, उनके बच्चे विद्यालय में जाते हैं, सरकारी विद्यालय में, उनके बच्चे पर क्या गुजर रही है यह उनको ध्यान नहीं है। एक अधिकारी एसीएस के पाठक उनसे संभाला नहीं जा रहा है कि क्यों ऐसा, आखिर बार बार क्या समाचार पत्रों में न्यूज चैनलों के माध्यम से जो एक खबरें फैल रही है, क्या सरकार तक नहीं पहुंच रही है, क्या शिक्षा विभाग तक नहीं पहुंच रही है, क्यों ये जो पटना के डीएम साहब के साथ जो मामला हुआ, जबकि डीएम स्वतंत्र है अपने जिला के अंदर जो है किसी भी तरह के फैसला लेने के लिए, उसे किसी से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उस पर कोई कंट्रोल करेगा तो वो सीएम ही डीएम पर कंट्रोल कर सकता है, अन्यथा कोई एसीएस फेसीएस कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एसीएस के पाठक खुद डीएम रह चुके हैं, क्या उनको समझ नहीं है कि डीएम का क्या शक्ति है, कितना क्या फैसला ले सकता है। और ये जब मामला उठा, जब इतना न्यूज चैनलों में जब जो पत्रवार चले शिक्षा विभाग और डीएम साहब के बीच में, तो ये क्या शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को या फिर शिक्षा मंत्री को पता नहीं, शिक्षा मंत्री आलोक साहब कहते हैं कि पता ही नहीं है कि पटना विद्यालय कब से कब चल रहे हैं, कौन बंद है कौन खुला है, किस चीज का मंत्री बना है भाई, भाग जाओ वहां से, काहे जाके आलू कोड़ो, अभी आलू कोड़ने का समय है, काहे शिक्षा मंत्रालय में जाकर के बैठ गए। नया शिक्षा मंत्री बदला गया कि कुछ सुधार होगा, कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को कुछ पता नहीं होता था तो आलोक मेहता जाएंगे तो इनको सब चीज पता रहेगा, अपनी निगरानी में सब चीज करेंगे। ये आदमी पटना में रह रहा है और आदमी को पता नहीं है कि पटना के डीएम और शिक्षा विभाग के बीच क्या चल रहा है, विद्यालय पटना में खुला है कि बंद है, कब से कब चल रहा है, कौन क्लास के चल रहा है, कौन क्लास के नहीं चल रहा है, आदमी को पता नहीं है। काहे का ऐसा मंत्रालय में मंत्री बना के भेज दिए हो, तो इस तरह से कैसे सरकार चलेगा। ऐसे तो फिर कोई मजदूर आदमी भी बैठा दो तो वो चला लेगा, फिर वो आलोक मेहता को, एसीएस के पाठक जैसे पढ़े लिखे लोगों को क्या हो सकता है, मंत्रालय और शिक्षा विभाग को चलाने के लिए कोई भी चला लेगा, जो जैसे तैसे ही चलाना है तो कोई भी चला लेगा फिर। तो इस पर शिक्षा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को इस पर जो है संज्ञान लेते हुए, और जो भी संलिप्त है और जिस प्रकार से अमानवीय निष्ठुरता पूर्वक निर्ममता पूर्वक जो है किया जा रहा है, निर्दयता पूर्वक ये जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और जिस प्रकार मारे जा रहे हैं हमारे बिहार के बच्चे, जिनका भविष्य संवारने का जो है जिम्मेदारी विद्यालय पर है, उसी विद्यालय में भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो इस पर जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इस पर जो है प्रतिबंधित लगाने की आवश्यकता है। अभी और ठंड है, रोजाना जो है मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रही है कि बच करके रहना है सभी को, सिर्फ बुजुर्ग और बच्चों को ही नहीं बल्कि युवा को भी बच कर रहना है। कोई ठंड जो है वो किसी को पहचान नहीं रहा है, कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है, कौन जवान है, किसी को भी लग सकता है। आप देख पा रहे हैं विद्यालय में जो युवा जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो बेहोश हो जा रहे हैं, तो बच्चे का क्या है, बच्चे तो बेहोश होंगे ही, बच्चे तो मरेंगे ही। जब शिक्षक शिक्षिकाएं जो एकदम यंग है, वो जो है उनके अंदर गर्म खून है, हॉट ब्लड है, वो जब बेहोश हो जा रहे हैं तो बच्चे क्यों नहीं बेहोश होंगे। तो इस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। आप देख पा रहे हैं रोज जो है समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में क्या कुछ हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साहब को इस पर संज्ञान लेते हुए और उचित कार्रवाई करना चाहिए और पूरे विद्यालय को तब तक बंद रखने चाहिए जब तक कि मौसम विभाग जो है यह न कह दे कि अब मौसम साफ हो जा रहे हैं, या फिर प्राकृतिक रूप से मौसम यदि साफ नहीं हो जाते हैं तब तक विद्यालय को बंद रखने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हम पे इतना भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए। जय हिंद।